नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। आज हम स्ट्रेस ऑफ मटेरियल शुरू कर रहे हैं। हम हर तरीके से बात करेंगे। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बात करेंगे, कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी हो, उसको आप खींच रहे हैं या उस पर कोई लोड लगा रहे हैं, तो उस लोड की वजह से उसके अंदर एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है जो बाहर से लगाए गए लोड का विरोध करता है। और जो भी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है, उस इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स के कारण उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि आप स्ट्रेस को लिख सकते हैं कि रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है आपका स्ट्रेस। यानी कि पर यूनिट एरिया पे जो भी रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा हो वो होता है स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी हो, उस पर एक्सटर्नल लोड अगर पी लग रहा हो तो क्या होगा, उसमें इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होगा। अगर मान लीजिए आर डेवलप हो रहा हो तो उस केस में जो एक्सटर्नल लोड पी है वो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स का इक्वल होगा, यानी कि पी इक्वल टू आर। तो स्ट्रेस क्या होगा, पर यूनिट एरिया जो भी रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसका पर यूनिट एरिया, यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू हो गया आर बाई ए। और चूंकि पी इक्वल टू आर है तो इस केस में स्ट्रेस इक्वल टू हो गया पी बाई ए। और चूंकि पी क्या है, पी लोड है, तो पी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। और एरिया की यूनिट होती है हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू आप लिख सकते हैं पी बाई ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो भी इसमें इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है वो बस समझने के लिए लिया गया है। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे या जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके पास हमेशा डाटा एक्सटर्नल लोड का होगा, यानी कि हमेशा डाटा आपके पास पी का होगा। तो पी इक्वल टू डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिख सकते हैं पी बाई ए। आर बाई ए आपको बहुत कम देखने को मिलता है। बस ये चीज़ें समझने के लिए है कि एक्चुअल में पी आया कहाँ से है। पी आया है आपका आर की वजह से। आर क्या है, रजिस्टिंग फोर्स है जो अंदर डेवलप हो रहा है। अब देखते हैं कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह से स्ट्रेस को डिफाइन किया जा सकता है। तो नॉर्मली स्ट्रेस जनरली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है आपका शियर स्ट्रेस। इसको भी अगर डिफाइन करें, इसको भी अलग अलग से क्लासीफाई करें तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस और दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस। ये भी दो तरह के होते हैं, टेंसाइल नेचर, कंप्रेसिव नेचर। और बेंडिंग भी दो तरह का होता है, एक होता है टेंसाइल नेचर और दूसरा होता है कंप्रेसिव नेचर। और वहीं अगर शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और दूसरा होता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अब दोनों को, इन सारे चीज़ों को मैं एक एक करके कवर करेंगे कि इन स्ट्रेस का मतलब क्या होता है और उनका बाकायदा डिराइव करेंगे कि इनका फार्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। जो भी एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल लोड की वजह से जो भी उसमें इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पैदा हो रहा है तो उस लोड की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर होगी तो ऐसे किसी प्रकार के भी स्ट्रेस को हम जनरली नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी ये लोड लगा है तो इस लोड की वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। तो ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। इस तरह के स्ट्रेस जहां भी डेवलप होंगे वो होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस आप कह सकते हैं कि व्हेन रजिस्टिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू द डैश सरफेस। अब देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। जनरली नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, दो तरह के नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है। जब भी जो लोड की डायरेक्शन है वो एक्सिस के डायरेक्शन में लगा हो तो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस। जैसे एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, अगर इस पे पी लोड लगा हो तो ये हुआ इसकी एक्सिस। अगर इस एक्सिस के डायरेक्शन में ये लोड लगा है तो इस लोड की वजह से इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो इस तरह के किसी भी स्ट्रेस को हम कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू आर। हमारा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा आपका आर बाई ए इक्वल टू हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ये यहाँ पे फार्मूला हो गया आपका सिग्मा इक्वल टू आर बाई ए। ये होता है आपका सिग्मा इक्वल टू आर बाई ए। ये होता है डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस। इसमें देखने वाली बस समझने वाली बात इतनी सी है कि जो भी लोड लग रहा है एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है, जो भी इसका एक्सिस एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है। इसमें भी डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक टेंसाइल नेचर का होता है, एक कंप्रेसिव नेचर का होता है। एक होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अब डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस को सबसे पहले देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। अगर टेंसाइल को हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है,
बॉडी पे अगर पी लोड लग रहा हो तो पी की वजह से ये अगर किसी चीज़ को आप पुल करते हैं, किसी चीज़ को खींच रहे हैं, तो उसे खींचने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होगा वो कंप्रेशन नेचर का होगा। जब ये एक्सटर्नल लोड टेंसाइल नेचर का होगा तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से जो आपका आर की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो यहाँ पे आपको जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए सिर्फ एक्सटर्नल लोड को देखा जाता है, क्योंकि ये चीज़ें केवल समझने के लिए है कि जब भी किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स कंप्रेसिव नेचर का होगा, लेकिन हम जनरली लेते हैं इसी को है, इसी के हिसाब से जो भी साइंस यूज करते हैं, प्लस या माइनस का जो भी साइन यूज करते हैं एक्सटर्नल लोड की वजह से ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर फार्मूला देखें हम तो यहाँ पे फार्मूला आपका हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, चूंकि टेंसाइल नेचर का है, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहीं पे अगर कंप्रेशन का देखें कि कंप्रेशन का क्या होगा, तो कंप्रेशन में जो ये डायरेक्शन लगा है ये चीज़ें बदल जाएंगी। अगर ये इस तरह इस डायरेक्शन में लग रहा हो, पी का डायरेक्शन अगर ऐसा हो, जो एक्सटर्नल लोड की डायरेक्शन ये हो, अगर किसी चीज़ को आप दबा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो भी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो रजिस्टिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में जो आर की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, उनकी डायरेक्शन टेंसाइल नेचर की होगी, ये आर की डायरेक्शन टेंसाइल नेचर की होगी। तो यहाँ पे भी फार्मूला सेम होगा, बस साइन बदल जाता है। और कैलकुलेशन के समय में केवल हम एक्सटर्नल लोड के हिसाब से ही कैलकुलेशन करते हैं। अगर टेंसाइल को पॉजिटिव साइन लेते हैं तो उस समय कंप्रेशन को नेगेटिव साइन के हिसाब से देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। यहाँ पे इसके बाद है बेंडिंग स्ट्रेस। जब भी किसी चीज़ को हम बेंड करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में मार्कर है, अगर हम ऐसे बेंड करने की कोशिश करें इसको, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दो चीज़ें बनेंगी। अगर ये चीज़ों को बेंड कर रहे हैं तो ऊपर का जो पोर्शन है वो कंप्रेशन की कंडीशन में होगा, ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, जबकि जो बाहरी साइड है इसका ये टेंशन की कंडीशन में होगा, ये इसमें खिंचाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रेस डेवलप होगा, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमारा कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस होगा, लेकिन इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंशन नेचर का स्ट्रेस होगा। लेकिन यहीं पे ये जो क्यू पॉइंट है इसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। इसको हम जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, बेंडिंग वाले चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको डिटेल में हम समझेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि सिग्मा अपन वाई इक्वल टू एम अपन वाई आई, जहाँ पे आई क्या होता है आपका, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एम की वैल्यू मोमेंट होती है, और सिग्मा आपका स्ट्रेस है। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस आप इसको कर सकते हैं। तो जिस भी पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट पे इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। और ये भी दो तरीके के होते हैं, टेंसाइल नेचर और कंप्रेसिव नेचर। तो इसको मैं बता दिया हूँ कि ये होता है आपका कंप्रेसिव नेचर, जो पी पॉइंट पे आप निकालेंगे स्ट्रेस वो होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, और जब आर पॉइंट पे निकालते हैं तो वो होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पे ये कवर हो गया आपका, इतनी सारी चीज़ें हमने कवर कर दी। इन सारी चीज़ों का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल स्ट्रेस है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस को दो तरह से डिफाइन किया गया है, एक होता है डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा है बेंडिंग स्ट्रेस। तो अगर डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस का देखें आप तो कौन सी ऐसी बॉडी आप देख सकते हैं जिसमें एक्सिस के डायरेक्शन में कोई लोड लग रहा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई रस्सी पकड़ के आप खींच रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस आएगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कि क्रेन जो सामान उठाती है, क्रेन उठाने वाली मशीन को आप देख सकते हैं, तो जो उसके वायर होते हैं उसमें टेंशन आता है, तो उसमें डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस तो होता ही होता है, क्योंकि जो भी लोड है, अगर क्रेन को हम सामान से उठा रहे हैं तो जो भी लोड होगा एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम उठाते हैं वहाँ पे टेंशन होने की कोशिश करता है, तो वो होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। वहीं पे अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस का एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई रॉड है, रॉड के बीच में आप बैठ जाते हैं, कहीं मान लीजिए कि दो जगहों पे किसी चीज़ को, एक रॉड को टिका दीजिए और उसके बीच में कोई लोड रख दीजिए, तो वो रॉड बेंड होने की कोशिश करेगा। या अपने घर की चार दीवारी देख सकते हैं, चारों घर के चारों तरफ से दीवार होती है जिसपे छत टिका होता है। अगर उसका हम लोड निकालें तो पूरे छत की लोड आपके सेंटर पे आता है, आपके घर के सेंटर पे आता है। तो इसको उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि जब भी उस पर कोई लोड रखा जाए या उस पर आप दौड़े भागें तो उस हिसाब से वो बेंड ना हो, जिसको हम डिजाइनिंग करेंगे। जब डिजाइन पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदे कैलकुलेशन करके समझेंगे कि किस तरह से इस चीज़ की भी डिजाइनिंग की जाती है। अब देखते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। जब भी जो रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, लोड की वजह से जो भी रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है वो सरफेस के अगर पैरेलल लगे, इससे पहले नॉर्मल में क्या था कि जब भी रजिस्टिंग फोर्स लग रहा था उस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा था, लेकिन जब भी रजिस्टिंग फोर्स सरफेस के पैरेलल लगे यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगे, तो इस प्रकार के स्ट्रेस को हम शियर स्ट्रेस कहते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई बॉडी हो, अगर इस डायरेक्शन से इस पर लोड लगे तो इसको हम जनरली कहते हैं टेंजेंशियल लोड। तो इस डायरेक्शन में लगेगा तो इस बॉडी को क्या करेगा, इस बॉडी को यहाँ से काटने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए कि ये बॉडी है कोई, यहाँ पे अगर लोड यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगे तो इसको ऐसे काटने की कोशिश करेगा। तो जो इसका रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो अप्रोच करेगा, यहाँ पे मान लीजिए कि आर यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे पी अगर यहाँ पे लगे तो इस कंडीशन में आर आपका यहाँ पे लगेगा। तो इस कंडीशन में पी इक्वल टू आर हो जाएगा। तो इसमें दोनों में अंतर क्या आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस में जो रजिस्टिंग फोर्स की डायरेक्शन थी वो एरिया के जिस भी एरिया पे लग रहा था उसके परपेंडिकुलर थी, लेकिन यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है उस एरिया के पैरेलल है। रजिस्टिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो उस सरफेस एरिया के जिस भी एरिया पे स्ट्रेस लग रहा है उसके पैरेलल होती है। अब देखते हैं कि इसके बाद सबसे पहले है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस का मतलब यही है, बहुत सिंपल सा मतलब है। अगर हम इसी को एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे अगर पी लग रहा हो तो इसकी वजह से ये इसको काटने की कोशिश करेगा, इसकी वजह से ये इसको ऐसे काटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसका रजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा। तो इस हिसाब से P इक्वल टू हो जाएगा आपका R। तो यहाँ पे जो टाउ लगेगा, यहाँ पे टाउ का मतलब है शेयर स्ट्रेस, तो ये भी हो जाएगा R बाई ए इक्वल टू P बाई ए। इसकी भी यूनिट सेम होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी शेयर स्ट्रेस इक्वल टू हो गया R बाई ए। अब दूसरा देखते हैं टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस क्या होता है। जब भी ट्विस्टिंग की वजह से शेयर स्ट्रेस डेवलप हो उसे हम कहते हैं टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस। एक एग्जांपल समझे, जैसे मान लीजिए कि कोई शाफ्ट है, शाफ्ट में अगर हम टी ट्विस्टिंग लगा रहे हैं, टी का मतलब ट्विस्ट है, ट्विस्टिंग मोमेंट, अगर हम ट्विस्ट उसको कर रहे हैं, ऐसे ट्विस्टिंग करने की कोशिश करें तो उसकी वजह से जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा वो होता है हमारा ट्विस्टिंग शेयर स्ट्रेस। तो इसका फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू टी आर अपन जे, जिसमें टे ट्विस्टिंग मोमेंट है, आर है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम इसके चैप्टर में जब भी हम ट्विस्टिंग पढ़ेंगे तो वहां पे इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ट्विस्टिंग की वजह से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम ट्विस्टिंग शेयर स्ट्रेस कहते हैं। इन सारी चीज़ों में जो भी स्ट्रेस हमने डेवलप डिस्कशन की है उसमें सारी चीज़ों में समझने वाली बात क्या है, सबसे समझने वाली बात है एरिया। उन सारी चीज़ों में सबसे समझने वाली बात है कि एरिया, किस एरिया पे रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, किस एरिया की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये सबसे समझने वाली बात है। अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूं तो उसमें समझने वाली बात है कि जो आपका रजिस्टिंग फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस एरिया के। तो ये आपको सबसे समझने वाली बात है। जब भी आपके कंपटीशन एग्जाम में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको एरिया निकालना होता है। स्ट्रेस निकालने के लिए आपको P बाई ए करना होगा, ए के लिए कौन से एरिया पे स्ट्रेस लग रहा है। तो सबसे इसमें ज़रूरी बात है कि आपको आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया पे स्ट्रेस लग रहा है। तो बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जबकि शेयर स्ट्रेस होगा, शेयर स्ट्रेस में जो आपका रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है वो पैरेलल होता है सरफेस एरिया के। तो ये यहाँ से आप एरिया देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया पे स्ट्रेस लग रहा है ये सबसे ज़रूरी होता है। ये चीज़ें आपके कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप अगर जेईई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जितनी थ्योरी चीज़ें मैं बताया हूँ अभी तक इससे पहले, वो सारी चीज़ें तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे सही बात है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये चीज़ें कोर पॉइंट हैं, ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन से एरिया पे लग रहा है। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आता है आपको करने के लिए। एक चीज़ें अक्सर कंफ्यूज रहती है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सॉफ्ट है, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल लोड P लग रहा हो, अगर पूछे कि इस पॉइंट पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा हो, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा हो। क्योंकि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कई सारे एरिया हो सकते हैं। यहाँ पे इसका एक सरफेस एरिया ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रेस कई सारे एरिया हो सकते हैं। तो ये बताना मुश्किल है। आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है या यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लग रहा हो। ये डायरेक्ट कहना मुश्किल बात है। जब तक आपको एरिया डिफाइन ना हो कि कौन सी एरिया पे अगर स्ट्रेस लग रहा हो तब तक आप नहीं कह सकते कि कौन सा स्ट्रेस लग रहा हो। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एरिया हो, इस एरिया पे लग रहा हो, तो सिंपल सी बात है कि ये इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे आपका नॉर्मल होगा। अगर इसके पैरेलल वाले एरिया पे लग रहा हो तो वो आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो गया, तो उस कंडीशन में वो शेयर स्ट्रेस होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके यूनिट्स के बारे में देखेंगे कि इसके यूनिट्स कैसे वेरी करते हैं, इसके यूनिट क्या होते हैं और कौन कौन से यूनिट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे जरूरी होती हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।